कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही खास प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। ये हमारी जो प्रैक्टिस सेट होने वाली है वो जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट होने वाली है, वो भी प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन के साथ दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट 1 को और अपनी तैयारी को भी जांचते हैं कि हमारी तैयारी अभी तक कितनी रही है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। झेलम नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, कौन सी नदी है बताइए। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चिनाब नदी। क्या होगा? चिनाब नदी। अब हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट जो इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम आपको बताएंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी से चिनाब नदी का उद्गम स्थल है, ये आपने क्वेश्चन के माध्यम से समझा। अब चिनाब नदी दोस्तों जास्कर श्रेणी के लाहौल घाटी के बारालाचाला दर्रे के पास से निकलती है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चिनाब नदी जास्कर श्रेणी के लाहौल घाटी के बारालाचाला दर्रा है उसी के पास से निकलती है। उसके बाद जास्कर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। जो जास्कर श्रेणी है लद्दाख है, लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। क्या? जास्कर श्रेणी। और चिनाब नदी की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चिनाब नदी की कुल लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर है। और चिनाब नदी झेलम तथा रावी नदियों का जल ग्रहण करने के बाद सतलज नदी के साथ मिल जाती है, ये भी याद रखना है। चिनाब नदी जो है झेलम तथा रावी नदियों का जल ग्रहण करती है और सतलज नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, और झेलम नदी कश्मीर में स्थित बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी के बारे में भी देख लिए कि झेलम नदी कश्मीर में स्थित बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। और जो ब्यास नदी है रोहतांग दर्रे में स्थित ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे में स्थित ब्यास कुंड से निकलती है। और जो रावी नदी है वो रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू पर्वत से निकलती है। समझ गए बात? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के आलोक उत्थान में निम्न में से कौन सी पूंजी सबसे प्रमुख स्थान पर रही है। सामग्री, मशीनरी, संयंत्र, मानव पूंजी, कौन सी पूंजी सबसे प्रमुख स्थान पर रही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मानव पूंजी। ठीक है, मानव पूंजी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में निम्न में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है। सबसे अधिक अंतर होता है पोर्ट ब्लेयर, तिरुवनंतपुरम, थार, पहलगांव, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थार। ठीक है, थार में जो कि भारत में पड़ता है, दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक का अंतर होता है। ठीक है, और थार मरुस्थल दिन में अधिक गर्म होता है और रात में अधिक ठंडा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा जैसा बनाता है। भारत और जैसे भारत इधर पाकिस्तान हो गया इधर भारत, एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। ठीक है, और बालू का यह गुण कि शीघ्र गर्म हो जाए और शीघ्र ठंडा हो जाए, यह बालू का गुण है। और इस गुण को किरचाफ का नियम भी कहते हैं कि बालू का शीघ्र गर्म होना और शीघ्र ठंडा होना ये किरचाफ के नियम पर आधारित है। और बालू में यह गुण भी होता है कि शीघ्र गर्म होता है, शीघ्र ठंडा होती है। किसी स्थान के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को हम तापांतर कहते हैं, ये याद रखिएगा। जो पूछा है ना सबसे अधिक अंतर, तो किसी भी स्थान के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। तापांतर 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। एक दैनिक तापांतर होता है, दैनिक तापांतर, और एक होता है वार्षिक तापांतर। ठीक है, एक दैनिक तापांतर, एक होता है वार्षिक तापांतर। और एक और बात है, महासागरीय क्षेत्र में तापांतर कम पाया जाता है। जो महासागरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे तापांतर कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। बक्सर में, जहानाबाद में, सासाराम में या गया में, कहाँ पे स्थित है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सासाराम में स्थित है। ठीक है, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अब जो शेरशाह सूरी हैं इनका मकबरा सासाराम में स्थित है। और सासाराम कहाँ पे है दोस्तों? ये है बिहार राज्य के सासाराम में स्थित है। अब शेरशाह सूरी की मृत्यु की बात करते हैं तो ये 22 मई 1545 में कालिंजर के किले में हुई थी इनकी मृत्यु। और कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया है। किसने कहा है कि ताजमहल से भी सुंदर है शेरशाह का मकबरा? कनिंघम ने बताया है।
फिर शेरशाह का मकबरा झील के बीच निर्मित अष्टकोणी इमारत है, झील के बीच में स्थित है और 8 कोना है इसमें शेरशाह के मकबरे का। और शेरशाह का मकबरा को पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा और नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। शेरशाह ने क्या क्या किया है? शेरशाह ने रोहतासगढ़ का किला, दिल्ली का पुराना किला तथा शेरसुर नामक नगर बसाया है। इतना काम इन्होंने करके गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट मेडिसिन के पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए कौन है? किरण बसु, कविता राव, अनुराधा राय, जयराम रमेश, कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा कविता राव। कविता राव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी पुस्तक के लेखक हैं ये कविता राव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। PSLV 53 मिशन में PSLV 53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रह को लॉन्च किया? किस देश ने? UAE, सिंगापुर, ब्राज़ील, स्पेन, कौन है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। ओलंपिक खेलों में लेजर निम्न में से किस खेल की श्रेणी है? किस खेल की श्रेणी है? तलवारबाजी, गोल्फ, नौकायन या घुड़सवारी? तो आपका जो सटीक आंसर है वो है नौकायन। ठीक है, क्या है? नौकायन। जो नौकायन है वो ओलंपिक खेलों में लेजर की श्रेणी में है। नेत्रा कुमानन लेजर रेजिंग क्लास में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का मुद्दा भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत आता है? संसद की सदस्यता हेतु कि संसद में हम सदस्य बन जाएं तो उसके लिए हमें क्या क्या योग्यता चाहिए वो पूछा है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 81, 81, 84, 82, कौन सा आंसर सही होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 84, अनुच्छेद 84। ठीक है, अनुच्छेद 84 के अंतर्गत संसद की सदस्यता हेतु अर्हता का मुद्दा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब संसद सदस्य हेतु क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या होना चाहिए? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा के लिए 25। समझ गए? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, तब जाके वो संसद का सदस्य बन सकता है। ये 2 फैक्ट हो गए। तीसरा फैक्ट क्या है? तीसरा फैक्ट देखते हैं। तीसरा फैक्ट है उसे संघ या राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वो सदस्य बनेगा। उसे संघ या राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। और चौथा, उनके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हैं। ठीक है, तब तो वो संसद के सदस्य बन सकते हैं। अब थोड़ा अनुच्छेद 83 के बारे में भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 83 क्या है? अनुच्छेद 83 के अंतर्गत संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है कि संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी, ये है अनुच्छेद 83 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत क्या क्या आता है? अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा की संरचना कैसी होनी चाहिए ये इसमें बताया गया है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत। ठीक है, कि लोकसभा की हमारी संरचना कैसी है। अनुच्छेद 82 हमारा कहता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा विधानसभा के सीटों एवं क्षेत्रों के पुनः समायोजन से संबंधित है। ये है हमारा अनुच्छेद 82। ठीक है, अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा विधानसभा के सीटों एवं क्षेत्रों के पुनः समायोजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया और पाकिस्तान के लेखक इनमें से कौन है? R.M. व्हीलर, G.F. डेल्स, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, कौन है भाई? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा R.E.M. व्हीलर। R.E.M. व्हीलर इन्हीं की कृति है, पुस्तक है माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, R.E.M. व्हीलर की है। और आपको हम बता दें कि रॉबर्ट एरिक मर्टिमर इनका पूरा नाम है। R.E.M. का मतलब होगा रॉबर्ट एरिक मर्टिमर व्हीलर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। और जो अलेक्जेंडर कनिंघम हैं ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में कनिंघम के प्रयास से किया गया।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना ये कनिंघम के प्रयास से 1861 में किया गया। और भारतीय पुरातत्व विभाग की अस्थायी संस्था कब बन गई? 1906 में अस्थायी संस्था बन गई। और जॉन मार्शल जो हैं, ये जॉन मार्शल जो है वो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया गया था, इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया गया था, जॉन मार्शल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? अजय देवगन, सूर्या, धनुष या अजय देवगन और सूर्या? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो अजय देवगन और सूर्या, इन दोनों को मिला था 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? पूर्वोत्तर से। ठीक है, अगर हम दिशा देखेंगे तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो उसने पूर्व उत्तर की बात किया है, तो पूर्वोत्तर माने ये वाली दिशा। ठीक है, तो कह रहा है कि पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था कौन? अंजलाई अम्मल, रानी गाइडिंगलू, मालती चौधरी, सुचित्रा कृपलानी। किसने भाग लिया था भाई? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा रानी गाइडिंगलू। रानी गाइडिंगलू ने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। और रानी गाइडिंगलू वो मणिपुर राज्य से थी। कहाँ से? मणिपुर राज्य से थी। और यदुनाग की फांसी के बाद गाइडिंगलू ने ही नाग विद्रोह की बागडोर संभाली थी। किसकी? नाग विद्रोह की बागडोर संभाली थी। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र मणिपुर में सविनय अवज्ञा का नेतृत्व यदुनाग ने की, जिसे बाद में गाइडिंगलू ने किया। ठीक है, मणिपुर में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व था यदुनाग ने ही की थी, जिसे बाद में रानी गाइडिंगलू ने संभाला। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि हुआ था 6 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से प्रारंभ हुआ था। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को मणिपुर में जियाल रंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कौन से आंदोलन? जियाल रंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और जवाहरलाल नेहरू ने रानी गाइडिंगलू को रानी की उपाधि दिया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तब जाके इनके नाम क्या गया? रानी लगने लगा। पहले गाइडिंगलू के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने गाइडिंगलू की उपाधि दे दी। अंजलाई अम्मल जो हैं, ये दक्षिण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं। इन्होंने असहयोग आंदोलन से अपनी राजनीतिक जिंदगी शुरू की थी, असहयोग आंदोलन से। ठीक है, अंजलाई अम्मल ने दक्षिण भारत से, ये कहाँ से? और रानी गाइडिंगलू पूर्वोत्तर भारत से थी और दक्षिण भारत से अंजलाई अम्मल थी। सुचित्रा कृपलानी ने 1940 में कांग्रेस की महिला शाखा की नींव रखी थी सुचित्रा कृपलानी ने। और सुचित्रा कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश की बनने वाली महिला हैं। और इनका जो टाइम पीरियड था, कब से कब तक बनी थी? वो बनी थी 1963 से लेकर के 1967 तक। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, और ये भारत की पहली मुख्यमंत्री भी थी, उत्तर प्रदेश की तो थी। अगला क्वेश्चन है, अकेले बिना रुके दुनिया का परिभ्रमण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रत्नाकर दांडेकर, मनोहर प्रहलाद अवती, अभिलाष टॉमी, दिलीप डोंडे। कौन थे अकेले बिना रुके? तो आपका करेक्ट आंसर होगा अभिलाषा टॉमी। आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इन्होंने बिना रुके दुनिया का परिभ्रमण करने वाले पहले भारतीय अभिलाषा टॉमी थे। और अभिलाषा टॉमी प्रथम भारतीय और दूसरे एशियाई हैं जिन्होंने 1 नवंबर 2012 से 31 मार्च 2013 के मध्य एक नाव से दुनिया भर में एकल नॉन स्टॉप सर्कुलेशन पूरा किया था। ठीक है, कब से? नाव से। अभिलाषा टॉमी जो हैं वो प्रथम भारतीय और दूसरे एशियाई थे। भारत में बात करेंगे तो प्रथम, और एशिया में बात करेंगे तो दूसरे नंबर के व्यक्ति थे, जिन्होंने 1 नवंबर 2012 से लेकर के 31 मार्च 2013 के बीच में एक नाव से दुनिया भर में एकल नॉन स्टॉप सर्कुलेशन पूरा किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, किसके मकबरे से जुड़ा है? जहांगीर, अकबर, शिवाजी, बाबर। किसके मकबरे से जुड़ा है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अकबर के मकबरे से जुड़ा है। सिकंदरा जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, ये अकबर के मकबरे से जुड़ा है। और अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण कार्य स्वयं शुरू किया था, लेकिन जहांगीर ने पूरा करवाया था। शुरू तो किया था अकबर ने, लेकिन पूरा करवाया था जहांगीर ने।
और स्वयं कब किया था अकबर ने? 1605 में। 1605 में उन्होंने अपने मकबरे का निर्माण कार्य शुरू किया था। अब अकबर का जो मकबरा है ना, वो हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध और जैन वास्तुकला पर आधारित है। अकबर का मकबरा, ठीक है, हिंदू, इस्लामिक और बौद्ध और जैन वास्तुकला पर आधारित है। अकबर के मकबरे का जो आकार है ना, वो पिरामिड नुमा है, ठीक है, पिरामिड नुमा है, और यह एक 5 मंजिला है, 5 मंजिला है, ठीक है, पिरामिड नुमा है और 5 मंजिला है। और अकबर के मकबरे के ऊपर कोई गुंबद नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन आ सकता है। तो अकबर के मकबरे के ऊपर कोई गुंबद नहीं है। और बाबर का जो मकबरा है ना, ये काबुल अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? काबुल अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। और बाबर को प्रारंभ में कहाँ दफनाया गया था? बाबर को सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था, ठीक है। जहांगीर का जो मकबरा है, जहांगीर का जो मकबरा है, वो पाकिस्तान के लाहौर में रावी नदी के पास शाहदरा बाग में स्थित है। कहाँ पे? शाहदरा बाग में, पाकिस्तान के लाहौर में रावी नदी के पास शाहदरा बाग में स्थित है जहांगीर का मकबरा। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां, उन्होंने ही बनवाया था। जहांगीर का जो मकबरा उनकी पत्नी ने ही बनवाया था, नूरजहां ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? किसे कहा? सरोजिनी नायडू को, अरुणा आसफ अली को, उषा मेहता, विजय लक्ष्मी पंडित, किसे कहा जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, ठीक है। अब अरुणा आसफ अली, ठीक है, अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। और अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान जो कि मुंबई में है, भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। समझ गए? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। और अरुणा आसफ अली 1958, एक डेट याद रखिएगा, अरुणा आसफ अली 1958 में दिल्ली की प्रथम महापौर बनी और उन्होंने मीडिया प्रकाशन गृह शुरू किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अरुणा आसफ अली दिल्ली की प्रथम महापौर कब बनी? तो 1958 में आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अरुणा आसफ अली 1958 में दिल्ली की प्रथम महापौर बनी और उन्होंने मीडिया प्रकाशन गृह शुरू किया था। सरोजिनी नायडू के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो है ना, वो भारत कोकिला के नाम से भी जाने जाती हैं। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला, जिसे हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला कहें या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, ठीक है। और सरोजिनी नायडू भारत की राज्यपाल बनने वाली, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की बनने वाली पहली महिला हैं। और कब से कब तक बनी हैं ये राज्यपाल? ये 1947 से लेकर के 49 तक बनी हैं राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, और भारत की पहली महिला हैं। उषा मेहता, इनके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 14 अगस्त 1942 से रेडियो प्रसारण कार्य शुरू किया। कब? 1942 से, 14 अगस्त 1942 से रेडियो प्रसारण कार्य प्रारंभ किया था। किसने? उषा मेहता ने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब जो राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे, क्योंकि इन्होंने रेडियो प्रसारण कार्य प्रारंभ किया था उषा मेहता ने, तो राम मनोहर जो है ना, राम मनोहर लोहिया, वो नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे। और रेडियो प्रसारण के अपराध में उषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सजा भी हुई थी, ये भी याद रखना है। जो रेडियो प्रसारण इन्होंने क्या किया था, शुरू किया था ना, और इसी रेडियो प्रसारण के अपराध में उषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सजा भी हुई थी। 4 वर्ष की सजा हो गई थी। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष के रूप में चुनी गई पहली महिला एवं भारतीय थी। 8वीं, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष के रूप में चुनी गई पहली महिला एवं भारतीय थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मितव्यता का विरोधाभास की अवधारणा निम्न से किसने दी थी? मितव्यता का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की अवधारणा किसने दी थी? जॉन मेनार्ड किंग्स, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, किसने दिया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जॉन मेनार्ड किंग्स, ठीक है, जॉन मेनार्ड किंग्स। इन्होंने मितव्यता का विरोधाभास की अवधारणा प्रस्तुत की थी।
देखो, मितव्ययिता का विरोधाभास का अभिप्राय यह है कि यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें, पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, मितव्ययिता का यही मतलब है कि यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा दें तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, याद रखना है। इसका कारण यह है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति के बढ़ने से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है और निवेश गुणक भी कम हो जाता है, जिससे आय में वृद्धि भी कम हो जाती है। ये पॉइंट सब याद रखिएगा। और हमेशा मंदी के दौरान परिवार बचत में वृद्धि करते हैं, जिससे खपत में गिरावट आती है और व्यय में गिरावट आती है। इसे ही मितव्ययिता का विरोधाभास कहते हैं, ठीक है। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। ये दो आदमी, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। और एडम स्मिथ को तो अर्थशास्त्र का जनक माना ही जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता था? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता था? दिनेश बाना, शेख रशीद, यशदुल, राज अंगद बाबा। किसने जीता था? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा राज अंगद बाबा, ठीक है, राज अंगद बाबा ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है? किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है? महानदी का, नर्मदा का, गोदावरी का या ताप्ती का? किस नदी का है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है, कौन सी नदी है? वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा अथवा दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। गोदावरी नदी को ही वृद्ध गंगा अथवा दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। और गोदावरी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं प्राणहिता, पूर्णा, दुधना, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, मंजीरा, इंद्रावती। ये सब क्या हैं? गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। और गोदावरी नदी हो गया इतना, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। पहले महानदी देख लेते हैं। महानदी जो है छत्तीसगढ़ में अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण में धमतरी जिले से सिहावा के समीप से निकलती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ में अमरकंटक श्रेणी है। अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण में, दक्षिण ये हो गया, अमरकंटक श्रेणी के दक्षिण में धमतरी यहीं पे एक जिला है, ठीक है। धमतरी जिले में सिहावा एक गांव है, वहीं सिहावा के समीप से निकलती है, ठीक है। और नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक श्रेणी से निकलती है। कहाँ से? मैकाल पर्वत की अमरकंटक श्रेणी से निकलती है नर्मदा नदी। तो ताप्ती नदी भी देख लेते हैं, ये कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्पतरु उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष किस महीने की पहली तारीख को होता है? कल्पतरु उत्सव किस महीने की पहली तारीख को होता है? अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी? कौन सा महीना है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 जनवरी को होगा। 1 जनवरी को कल्पतरु उत्सव का आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष। और कल्पतरु उत्सव रामकृष्ण मठ के भिक्षुओं द्वारा मनाया जाने वाला वार्षिक धार्मिक त्यौहार है। ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, किससे संबंधित है अनुच्छेद 32? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। कौन कौन से? एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक परमादेश, एक प्रतिषेध लेख और एक उत्प्रेषण और एक अधिकार परीक्षा लेख। ये 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो हमारा 25 से 28 तक का जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 25 से अनुच्छेद 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारा 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में
स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। और समानता का अधिकार, जो समानता का अधिकार है हमारा 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है। भारतीय सेवा और अमेरिकी सेवा के बीच 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण में आयोजन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में या मेघालय में या उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में? कहाँ हुआ था युद्ध अभ्यास भारतीय सेवा और अमेरिकी सेवा के बीच में हुआ था 2022? 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, मेघालय में, उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में? बताइए क्या होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा।